हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की ये नई वीडियो हमने आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट हैं या फिर वो मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं। सो गाइस, आप लोगों के बार बार कमेंट्स आ रहे थे कि सर सर्वोच्च न्यायालय यानी जो उच्चतम न्यायालय है उसके क्षेत्राधिकार का क्वेश्चन करा दीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के एग्जाम्स के लिए। सो गाइस, इस वीडियो को इग्नोर मत करना अगर आप लोग इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स पढ़ने वाले हैं। सो गाइस, आज के इस नई वीडियो में कंप्लीट जानकारी होगी, आप लोगों के लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके क्या पावर्स हैं एंड क्या उनकी जूरिसडिक्शन है। सो गाइस, एज ऑलवेज सबसे पहले आपको कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको इंट्रो लिखना होता है, आपको उसका परिचय लिखना होता है। सो सर्वोच्च न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार है उसके सबसे पहले परिचय कैसे डालेंगे, तो यहाँ पर परिचय में इस तरीके से शुरुआत करनी है कि सर्वोच्च न्यायालय अगर हम देखें तो वह देश की सबसे बड़ी न्यायालय है और उनके अधिकार जो है और उसकी जो शक्ति है वो देश में इतनी ज़्यादा है कि वो किसी और न्यायालय के पास में नहीं है। सो गाइस, अगर हम बात कर दें आप लोगों के लिए जो न्यायालय का किस हिसाब से स्तर बनाया गया है, तो न्यायालय का अगर स्तर हम देखें तो चार प्रकार से बनाया गया है। यानी न्यायालय की जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, वो चार प्रकार से की गई है। सबसे टॉप पर है सुप्रीम कोर्ट, इसके बाद है नीचे इसके हाई कोर्ट, इसके बाद नीचे है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसे जिला न्यायालय बोलते हैं, और इसके ठीक नीचे है आप लोगों का अधीनस्थ न्यायालय। सो गाइज, इन चार पार्ट्स में हमने पूरी देश की जो न्यायपालिका है उसको विभाजित कर रखा है। लेकिन उन सब में सबसे अधिक ताकतवर कौन है? सुप्रीम कोर्ट, जिसे हम उच्चतम न्यायालय कहते हैं। अगर हम बात करें जो ये उच्चतम न्यायालय है, ये अमेरिका की जैसे सर्वोच्च न्यायालय उस तरीके के से ही है, क्योंकि अमेरिका की जो सर्वोच्च न्यायालय है वो भी नागरिकों के मूल अधिकारों की संरक्षण करती है। ठीक इसी प्रकार से भारत की जो सर्वोच्च न्यायालय है वो भी नागरिक के अधिकारों का संरक्षण करती है। साथ ही साथ संविधान की व्याख्या अमेरिका का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो भी करता है। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो भी क्या करता है? संविधान यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी अंतिम व्याख्या करता है। और लेकिन हम इंग्लैंड की बात करते हैं तो वहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है, वहाँ पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, वहाँ पर न्याय समिति की तरह देश में काम करता है। लेकिन अपने देश में ऐसा नहीं है, अपने यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट्री को सारे के सारे पावर्स दे रखे हैं। हमने पार्लियामेंट्री को सारे पावर्स नहीं दे रखे, हमने अपनी सर्वोच्च न्यायालय, हमने अपनी जो न्यायालय व्यवस्था है उसको भी अमेरिका की तरह कायम करने की कोशिश करी है। अगर हम बात करें सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार तो कई सारे क्षेत्राधिकार हैं, एक एक करके कंप्लीटली बात करेंगे। 7 क्षेत्राधिकार है, सातों के बारे में। सबसे पहला क्षेत्राधिकार आता है आपका मौलिक क्षेत्राधिकार, या जिसे हम आरंभिक क्षेत्राधिकार भी कहते हैं। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 में किया गया है और इसमें मौलिक क्षेत्राधिकार का वर्णन किया गया है। अब आप सोचेंगे मौलिक क्षेत्राधिकार के अंदर क्या आता है, तो मौलिक क्षेत्राधिकार का मतलब सिंपल है, आपको मैंने बताया। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार भी बोलते हैं, यानी इसमें वे क्षेत्राधिकार स्टार्टिंग के जो कहीं और ना जाकर सीधा यहीं पर जाते हैं। ये वो केस होते हैं इसके अंदर जो कहीं और ना जाकर सीधा सर्वोच्च न्यायालय ही जाते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा ऐसे कौन कौन से केस हैं, तो 3 तरीके के केस हैं जो कहीं और ना जाकर सीधा सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं। जैसे भारत सरकार या फिर किसी राज्य के बीच में कोई विवाद हो, इसके अलावा 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में विवाद हो, या फिर ऐसा कि भाई 2 से अधिक राज्य और केंद्र सरकार यानी भारत सरकार के बीच में कोई विवाद हो। तो इन तीनों तरह के जो मामले हैं वो सीधा कहाँ जाएंगे? वो सीधा उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय ही जाएंगे। परंतु अगर विवाद किसी व्यक्ति के बीच में और भारत सरकार के बीच में तो वो सर्वोच्च न्यायालय नहीं जाएगा, बल्कि कोई स्थानीय जो अदालत होगी वहाँ जाएगा। अगर उसके फैसले से व्यक्ति खुश नहीं होगा, सरकार संतुष्ट नहीं होगी, तो वह उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय में, तो हम क्या क्या कर सकते हैं? हम सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय जो है वहाँ पर जा सकते हैं। परंतु अगर हम बात करें एक और मुकदमा ऐसा होता है जो मौलिक अधिकारों से संबंधित होता है, अगर ऐसा कोई प्रावधान हुआ तो भी ये सीधा केस कहाँ जाएगा? ये सीधा उच्चतम न्यायालय के अंदर ही जाने वाला है। इसमें हम
उच्चतम न्यायालय में भी जा सकते हैं और साथ साथ उच्च न्यायालय में भी जा सकते हैं। अगर आर्टिकल 32 की बात करें तो उसमें डायरेक्टली ये कहा गया है कि अगर हमारे किसी भी मौलिक अधिकार का हनन हुआ है तो हम सीधा सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। परंतु जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें अगर हम ना जाना चाहें तो हम उच्च न्यायालय में भी जा सकते हैं। दोनों को ये पावर सौंपी गई है कि दोनों क्या कर सकते हैं, मौलिक अधिकार से जुड़े हुए मामले की सुनवाई कर सकते हैं। अब ये व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो सीधा सर्वोच्च न्यायालय जाता है या फिर वो सीधा उच्च न्यायालय जाता है। कहाँ जाता है ये व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। दूसरे नंबर पे आता है आपका अपीली क्षेत्राधिकार। अपीली क्षेत्राधिकार क्या होता है, जरा इसके बारे में बात। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, अपीली क्षेत्राधिकार ये वे क्षेत्राधिकार है जहां हम अपील करते हैं और इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय को मिलता है। तो यानी अगर हम किसी उच्च न्यायालय के फैसले से खुश नहीं है तो हम उसकी अपील कहाँ कर सकते हैं, उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय में हम उसकी अपील कर सकते हैं। अच्छा, ये कौन कौन से अनुच्छेद में पावर देता है, तो अनुच्छेद 132, 133, 134 और 136 जो है इसके तहत हम सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं। 3 तरीके के मामलों के हम अपील दायर कर सकते हैं। सबसे पहला संवैधानिक मामला, अगर कोई भी हाई कोर्ट थी उसमें हमारा केस चल रहा था लेकिन वहाँ से जो फैसला आया और उस फैसले से हम खुश नहीं हैं, तो अगर न्यायालय यानी जो उच्च न्यायालय जहाँ पर हमारा केस चल रहा था, अगर वो इस बात की प्रमाणिकता दे दे कि भाई ये जो मामला है ये संविधान से जुड़ा हुआ मामला है, तो हम डायरेक्टली कहाँ जा सकते हैं, उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। ये कौन सा अनुच्छेद कह रहा है, ये अनुच्छेद 132 कह रहा है। दूसरी बात यहाँ पर यह भी बात है, अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि अगर उच्च न्यायालय ये लिखित रूप में ना दे या ये ना कहे कि ये जो मामला है ये संवैधानिक मामला नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो यदि उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट जो है वो प्रमाण पत्र देने से इनकार कर देता है तो उच्चतम न्यायालय स्वयं खुद से विशेष रूप से अपील की अनुमति दे सकते हैं। यानी हम सर्वोच्च न्यायालय में ये याचिका दायर कर सकते हैं कि भाई ये देखो संवैधानिक मामला है परंतु जो हाई कोर्ट है वो हमें इस बारे में प्रमाण नहीं दे रहा। अगर सर्वोच्च न्यायालय को लगता है कि नहीं भाई सच में ये तो संवैधानिक मामला है परंतु हाई कोर्ट ने नहीं दिया, तो वो आपको ये परमिशन दे देगा और इसके बाद में आप क्या कर सकते हैं। अच्छा, ये सर्वोच्च न्यायालय को ये पावर कहाँ से मिली है, ये मिली है अनुच्छेद 145 की तरफ से कि भाई उस फैसले के विरोध में फिर अब सर्वोच्च न्यायालय हमें खुद ही इनवाइट कर सकता है कि नहीं भाई आप आ सकते हो। दूसरी बात, इसके अंदर जो भी आपके फैसला होगा यहाँ पर, अब मैं आपको बता दूं कि उसके अंदर कई न्यायाधीश बैठेंगे, कम से कम 5 न्यायाधीश बैठेंगे और इसके बाद आपका फैसला किया जाएगा कि क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है दीवानी मामले। दीवानी मामले मतलब सिविल मैटर्स। ये अनुच्छेद 133 के तहत शुरू में जो उच्चतम न्यायालय है वो केवल दीवानी मुकदमे की अपील सुनती थी, परंतु धीरे धीरे उन्होंने औरों के लिए खोल दिया। लेकिन हम देखें जिन मामलों को उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट ये प्रमाण दे देती है, पहले की बात बता रहा हूँ, जो कम से कम 20,000 तक के मामले थे तो वो जाते थे सर्वोच्च न्यायालय में, परंतु आगे चल के इसको बढ़ाकर क्या कर दिया, 1970 में 50,000 करा दिया। लेकिन आगे चल के और 72 में इसको क्या कर दिया गया कि 30वां संविधान संशोधन हुआ और उसमें क्या कर दिया गया कि भाई जो संपत्ति की मूल्य वाली वस्तु का शर्त था, कंडीशन था कि नहीं भाई आप इतने पैसे के मामले होंगे तभी सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे, वो अब खत्म कर दिया। वो क्या कर दिया, खत्म कर दिया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। थर्ड नंबर पे आता है विशेष अपीली आज्ञा। यानी ये क्या होता है कि उपरोक्त व्यवस्था यानी दोनों व्यवस्था के अंतर्गत में ये आती है तीसरी व्यवस्था, परंतु इसका उल्लेख कहाँ किया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 में किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय किसी भी अदालत के निर्णय के विरुद्ध क्या कर सकती है, अपील स्वीकार कर सकती है और उस मामले का सुनवाई भी कर सकती है। ऐसा कब हुआ था और ऐसा क्यों हुआ मैं आपको बता दूं। जब संविधान सभा थी उस समय का नाम था अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। उन्होंने कहा था कि भाई जो अगर यदि किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि नहीं भाई मैंने तो जो ये सुनवाई मेरे साथ हुई है ये ठीक नहीं, तो वो तो याचिका दायर कर ही सकता है। परंतु उन्होंने ये बात भी कही थी कि यदि किसी अदालत द्वारा न्याय प्रदान किए जाने में कोई कमी रह गई है तो क्या या कोई गलती रह गई है तो कानून व्यवस्था के अनुसार जो है उच्चतम न्यायालय जो है वो उसमें डायरेक्टली हस्तक्षेप कर सकती है।
अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट आ जाता है आपका सलाह संबंधित क्षेत्राधिकार। सलाह संबंधित क्षेत्राधिकार कहाँ पर बताया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 143 में, 143 में, इसमें डायरेक्टली बताया गया है कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को कानून के प्रश्न में उच्च न्यायालय जो है वो सलाह देने का उसको अधिकार प्राप्त है। किसको? सर्वोच्च न्यायालय को। लेकिन ये दो कंडीशन पे ही होगा। कब होगा? पहला ये कि राष्ट्रपति जब सलाह मांगेगा तब सर्वोच्च न्यायालय अपनी मर्जी से सलाह देगा। अगर देने का मन होगा तो सलाह देगा भी, अगर नहीं देने का मन होगा तो नहीं। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय बाध्यकारी नहीं है। दूसरी बात, सर्वोच्च न्यायालय ने अगर कोई भी अपनी जो राय दी तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि राष्ट्रपति उस राय को मान ही ले, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसा कभी हुआ है? अब आपके मन में हो प्रश्न आएगा तो जी हाँ, ऐसा हुआ है कि भाई आजकल के जो समय में राष्ट्रपति को बहुत बार सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेनी पड़ रही है। जैसे इसमें आया कि उच्च जो सार्वजनिक पदों पर कुछ व्यक्ति आसीन थे, उन पे कई सालों से मुकदमे चल रहे थे, तो उनके विवादों को सुलझाने के लिए राष्ट्रपति ने पूछा था क्या ये संवैधानिक है या नहीं। तो सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात का फैसला सुनाया था, हाँ जी ये तो बिल्कुल संवैधानिक है। इसके बाद अगला क्षेत्राधिकार है मौलिक अधिकारों का संरक्षक। यानी भारतीय संविधान के जो भाग 3 यानी आर्टिकल जो 12 से लेकर 35 तक जो उल्लेख किया गया है 6 के 6 मौलिक अधिकारों का, उन सभी की सुरक्षा का अधिकार किसका है? सीधा सर्वोच्च न्यायालय के पास में। और सर्वोच्च न्यायालय मैंने बताया उच्च न्यायालय के पास भी है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के पास डायरेक्टली आर्टिकल 32 कहता है। और उसके साथ साथ जब मौलिक अधिकारों के कानूनों की जब सुनवाई करता है सर्वोच्च न्यायालय, तो वो कुछ रीट जारी कर सकता है, कुछ आदेश जारी कर सकता है। जैसे इसमें मैंने आप लोगों के लिए लिखा है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेक्षण रीट, ये सारे जो रीट हैं इन्हें जारी किया जा सकता है। इसके साथ साथ छठा पॉइंट आप लोगों का बन जाता है कि जो न्यायालय है, छठा पॉइंट यानी छठा जो जुरिस्डिक्शन है यानी क्षेत्राधिकार है सर्वोच्च न्यायालय का, न्यायालय अपने निर्णयों का पुनः निरीक्षण कर सकती है। इसका मतलब क्या है कि भाई आप सबको पता है कि भाई संविधान निर्माता इस बात से वाकिफ थे कि उच्च न्यायालय को यह अधिकार मिलना चाहिए कि भाई वह अपने निर्णय में फिर से विचार कर सकती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई फैसले आनन फानन में लिए जाते हैं, जिसके कारण उसमें कई कमियां छूट जाती है या उसमें काफ़ी बार बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती है। तो सर्वोच्च न्यायालय को भी एक मौका देना चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति की गलत सुनवाई हो गई है या उसे गलत निर्णय दे दिया गया है तो वो आगे चल के उसमें सुधार कर सके। ये हमारा भारत का संविधान का जो अनुच्छेद 137 है, 137 जो आर्टिकल है, इसमें बताया गया है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में सातवां आपका जो क्षेत्राधिकार है, इसके अंदर डायरेक्टली बताया गया है कि जो उच्चतम न्यायालय है वो अभिलेखों की अदालत है। अभिलेखों की अदालत है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ है, जरा इसके बारे में भी आपको बता देते हैं कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें डायरेक्टली ये सिंपली सी ये बात कही गई है कि भाई उच्चतम न्यायालय उसमें यानी जो सर्वोच्च न्यायालय है वो अपने फैसले जो भी उसके लिए जाएंगे उसको अभिलेख यानी रिकॉर्ड के रूप में रखा जाएगा। क्यों रखा जाएगा? क्योंकि ये सर्वोच्च न्यायालय है। अगर यहाँ पर कोई दिक्कत हुई, यहाँ पर अगर आपको निर्णय में कोई फैसले में कोई कमी हुई तो आप सीधा इसके बाद में कहीं और नहीं जा सकते। इसीलिए जब भी न्यायालय अपने केस को रिव्यू करे या फिर अपने केस के द्वारा अगर सुनवाई करता है तो उसमें ये ज़रूरी है, ये एक एक बात क्लियर होनी चाहिए कि किस समय क्या बातें हुई थी, किस समय क्या बातें नहीं हुई थी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। उसके द्वारा दी गई जो भी व्यवस्था है यानी जो भी न्याय दिया गया है, जो माना गया है फैसला, उन सबको रिकॉर्ड के रूप में रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति मानहानि करे तो न्यायालय उसे दंड देने का अधिकार रखती है। मानहानि करने का मतलब समझते हो? मानहानि करने का मतलब सिंपल सा ही होता है कि कोई व्यक्ति जो है, ठीक है, कोई व्यक्ति जो है उसने गलत केस दायर कर दिया, झूठा केस दायर कर दिया किसी व्यक्ति को फंसाने के लिए, तो सर्वोच्च न्यायालय उसे दंडित भी कर सकती है। क्योंकि इसमें कोर्ट का और उस व्यक्ति का दोनों का समय बर्बाद हुआ, उस व्यक्ति की बदनामी हुई, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर इस प्रकार की देखने को मिलती है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि भाई जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके क्या क्षेत्राधिकार हैं, सर्वोच्च न्यायालय जो है उसके पास में क्या पावर्स हैं, कितनी पावर्स हैं, एक एक करके मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया। फिर से अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया तो वीडियो पे आप कमेंट कीजिए, नीचे वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको पसंद आया अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग और आप लोगों के लिए मज़ेदार वीडियोस हमारे चैनल से आती रहेगी जो आपको आपके ज्ञान को बढ़ाती रहेगी। चलिए गाइस, मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी है, अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस तरीके से हमें शेयर कर सकते हैं।
सो गाइस, आप लोगों की अगर कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू स्टडी तो आप लोग हमें यहाँ पर हमारे इस ऑफिशियल इंस्टाग्राम की आईडी पे हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर हमारी टीम में से कोई ना कोई आपकी जो प्रॉब्लम है उसको रिसॉल्व कर देगा। लेकिन अगर आप लोग पर्सनली मुझसे अपनी क्वेरीज को शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पर मेरी ये इंस्टाग्राम आईडी है, आप यहाँ पर मुझे फॉलो करके अपनी क्वेश्चंस पूछ सकते हो। इसके अलावा एक अल्टरनेटिव हमारा यूट्यूब चैनल और है जिसके अंदर स्टडीज़ की वीडियो अब लगातार आप लोगों को मिलने वाली है, आर्ट्स पॉइंट क्लासेस। हालांकि उस पर कई सारी वीडियोस उस पर डाली जा चुकी है, लेकिन अब आप लोगों के लिए यहाँ से भी और यहाँ से दोनों जगह से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग एसओएल सॉल्यूशन के नाम से फेसबुक पे आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारे फेसबुक पेज से। इसके अलावा अगर आप लोग हमारे ग्रुप्स में ज्वाइन होना चाहते हैं तो ये मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए और ये ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स अब ये ना सोचे कि एसओएल के लिए और ये इग्नू के लिए, आप लोग यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, ये इसीलिए इसको बनाए गए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो